ठीक है। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो पहले माना जाता था कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर की चीजें इसके अंदर की चीजें डिसोशिएट नहीं होती, लेकिन बाद में जो रिसेंट स्टडीज हुई है उसमें देखा गया है कि अंदर की चीजें भी कुछ परसेंटेज में, कुछ अमाउंट में क्या जाती है, डिसोशिएट हो जाती है। तो वही हम चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे सपोज एक कॉम्प्लेक्स है CU प्लस, ये इस हिसाब से डिसोशिएट होता है, कॉपर +2, ठीक है। तो ये डिसोशिएट हो रहा है या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज Ki इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो Ki क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। ये देखिए, ये Ki जो है आपके, वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो तो है ही नाम उसमें, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन एक नाम और है इसका, वो है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो दो नाम हो गए इसके, और यहाँ हम पॉपुलरली इसको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इसको किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, किया है, क्योंकि ये डिसोसिएशन को बता रहा है। ये टूट रहा है मतलब ये अनस्टेबल है, जब टूट रहा है ये, ठीक है ना, ये टूट रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्पिरिट टूट रहा है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा करते हैं, ये देखो, ये देखिए, तो ये क्या बता रहा है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें डिसोसिएशन हो रहा था, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। ये, या हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको नाम दे दिया हमने बीटा, ठीक है, बीटा नाम दे दिया। अब बीटा क्या हो गया, ये आपके बीटा हो गया।
तो जो बीटा है आपके वो इन्वर्स हो जाएगा ये, ठीक है। बीटा, अब बीटा क्या है, यही तो क्या था, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट था। अब बीटा जो है उसको बोलेंगे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मेशन को दिखा रहा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट। और ये क्या था, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट था। तो ये जो बीटा है आपके वो क्या हो जाएगा आपके, स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट भी नाम है। यूजुअली तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, कभी कभी फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है ये इनवर्स होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखो ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो इसी में छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक है इसी का, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को पानी में डालते हैं, फिर लिगेंड को पानी में डालते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है वो पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे आपने सपोज क्या किया, मैं इसको इरेज कर दूंगा, पहले जस्ट बता देता हूँ। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, इसको मैंने डाल दिया पानी के अंदर। तो शुरुआत में तो क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स बना दिया कॉम्प्लेक्स, एन वाटर मॉलिक्यूल ले लिए। एन इस बात पर डिपेंड करेगा, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस हिसाब से रहेगा, ठीक है ना। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, अब हम पानी के अंदर क्या करेंगे, लिगेंड डालेंगे। पानी के अंदर क्या करेंगे, लिगेंड डालेंगे। तो लिगेंड क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करने लग जाएगा, डिस्प्लेस करने लग जाएगा और खुद आ जाएगा वहाँ। और असलियत में जो कॉम्प्लेक्स चाहिए फिर वो कॉम्प्लेक्स हमको मिल जाएगा। तो इनिशियली हमने पानी लिया है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिया है, तो पानी और सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। पानी और सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। पानी और सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और फिर जब हमने लिगेंड डालेंगे हम, जैसे कोई अमोनिया डाला या फ्लोरीन डाला, जो भी लिगेंड डाला, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वाटर को रिप्लेस कर लेता है। एक एक मॉलिक्यूल करके रिप्लेस करते जाता है। तो इस हिसाब से आपका कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, ठीक है ना। वो हम देखेंगे। तो माना कि हमने जो पानी है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और आयन डाल दिया और इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया। ये रहा वो कॉम्प्लेक्स।
फिर ये कॉम्प्लेक्स हो गया हो तैयार, पानी और सेंट्रल मेटल एटम आयन का कॉम्प्लेक्स है। अब ये इसमें मैंने क्या डाल दिया, लिगेंड डाल दिया। क्या डाल दिया, लिगेंड डाल दिया। तो लिगेंड क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल को एक एक करके क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे रिप्लेस करता है ये आपके वो जो कॉम्प्लेक्स बना वाटर, और देखो धीरे धीरे कैसे रिप्लेस करेगा। यहाँ तो n मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ कम हो गया, n-1 हो गया, कम हो गया, ये लिगेंड आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन रहा है उसको मैंने नाम दे दिया K1। K1 क्या हो जाएगा, Ki नहीं है, K1 है। क्या है, K1 है। क्या है K1, M H2O n-1 L H2O। ठीक है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि वाटर तो क्या वहाँ सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा मोल्स है उसके, तो उसकी कंसंट्रेशन तो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। नीचे क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट उसमें क्या होगा, फर्दर एक वाटर मॉलिक्यूल और कम हो जाएगा और एक लिगेंड और इंक्लूड हो जाएगा। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊँ। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट एक और वाटर चल जाएगा, लिगेंड आ जाएगा, आपका एक K2 हो गया। सर अब हमें डिनोमिनेटर में एक और एल आएगा? क्यों, अच्छा ये वाला, ठीक है। अंदर है ना, वाटर की जगह कम है। ठीक है ना, ये हो जाएगा n-1 और L अंदर आ जाएगा। ये तो सेकंड स्टेप के लिए था, ऐसे कर करके रिप्लेस होते जाएंगे, रिप्लेस होते जाएंगे। हम सीधी लास्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप पर जाएंगे, तो वो आप समझना, लास्ट स्टेप, इसका ध्यान रखना, लास्ट स्टेप फॉर लास्ट स्टेप। देखो लास्ट स्टेप में तो क्या है, एक ही वाटर बचेगा, क्योंकि सारे तो रिप्लेस हो ही चुके हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या है, एक ही वाटर बचेगा, ऐसे ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, M L N। तो सपोज ये nth स्टेप थी, तो इसका क्या हो जाएगा, Kn हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा, Kn हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बने, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ Kn। ठीक है ना, Kn लास्ट स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर लास्ट स्टेप। ठीक है, तो बात आ गई कि ये जो कांस्टेंट थे आपके पास K1 K2 K3, तीसरा जब रिप्लेस हुआ था K4 स्टेप हुआ था, फोर्थ जब रिप्लेस हुआ था, तो ये आप इसको क्या बोलोगे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि बन रहा है ना, अनस्टेबिलिटी थोड़ी बोलोगे, स्टेबिलिटी बोलोगे, क्योंकि बन रहा है। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट।
These are called stepwise stability constant or stepwise formation constant. Stepwise formation constant. Stepwise stability constant और stepwise formation constant. ठीक है, अब ये जो ठीक है, तो ये जो बीटा है आपके पास, बीटा क्या था? स्टेबिलिटी कांस्टेंट. वो किसके बराबर होगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 जितने भी Kn हो आगे तक उनके बराबर होगा. ठीक, बीटा क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट. स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या कभी कभी हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को आप बोलते हैं. ये बीटा जो अपन ने पढ़ा हुआ है ना पहले, वही तो है ये जो पढ़ा था वही तो है. ओवरऑल है ना, सब सारे मॉलिक्यूल एक साथ बन रहे हैं, तो ये वही है बीटा. और जबकि ये K1 K2 K3 K4 का स्टेप है, एक एक करके अगर स्टेप है बताते हो तो K1 K2 K3 K4 Kn तक का होगा. तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर? इसको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा. ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. क्लियर? या फिर सर ओवरऑल ये KN के आगे क्या लिखा है आपने? कहाँ लिखा Kn? सर ये ऊपर, ये सर इससे ऊपर, सर वो लिखा है ना KN इक्विलिब्रियम कोड. हाँ, इसके आगे इक्विलिब्रियम क्या लिखा है? कांस्टेंट. अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर लास्ट स्टेप, ओके सर. है ना? यस सर. ठीक है ना? अब देखो इसमें दो प्रॉब्लम आई हुई, ये तो टॉपिक खत्म हो गया. दो प्रॉब्लम आई थी, कैसे आई थी? देखो वो दो प्रॉब्लम लेते हैं जो आई थी. एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा दे रखा है टॉपिक,
if ये एक्वस है, मतलब पानी में डाला उसने, ये है। अब उसने पूछा था कि बी क्या होगा। बी को आप ए और एक्स की टर्म्स में आपको बताना है, तो बी क्या होगा, ए एक्स और एन की टर्म्स में आपको बताना है। देखिए, इसको एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज mn+7 ले लिया और cn माइनस के 6 ले लिया, तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, mn/cn6+1 कैसे आया, ये +7 और ये कितना चार्ज हो गया इस पे, -6, इस पे तो +7 है और इस पे क्या चार्ज हो गया, -6, तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, +1। mn+7 है, ये -6 है, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, +1। तो हमने ये बोल दिया कि ये क्या है, ए है, ये आपका ऊपर जो लग रहा है ये x है, ये 6n है, ये b, ये क्या है, जो ऊपर लग रहा है वो b है। तो चार्ज निकाला हमने 7 प्लस -1 इंटू 6 और ये चार्ज क्या गया, +1। तो 7 क्या था आपका a था और -1 क्या था आपका x था और 6 क्या था आपका n था, तो b आ गया। ये सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस a माइनस एन एक्स इज इक्वल टू b। सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ कौन सा चार्ज आता है, यहाँ वही चार्ज आता है जो इनके चार्ज के टोटल में होता है। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, +1। ठीक है, तो ये आ गया, क्लियर हो गया ये वाली चीज, रिया क्लियर हो गई। रिया सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं सब थोड़ा समझ में नहीं आया। भाई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज Mn+7 एक केटायन है, उसका हमने Cn माइनस के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया। Cn माइनस कितने हैं, 6 हैं। हाँ, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया तो क्या चार्ज आ जाएगा इस पे, Mn(Cn6+1) +1 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव का 7 है और ये नेगेटिव का क्या है, -6 है, तो ओवरऑल क्या चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1। तो इसको हमने ए नाम दे दिया क्योंकि अपने जो क्वेश्चन था उसमें ए ही था ये। हाँ, ये -1 को हमने x नाम दे दिया, मतलब ये जो 1 है इसको हमने x नाम दे दिया क्योंकि वहां क्या था, x ही था। और इस 6 को हमने n नाम दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में ये n ही था। और इस 1 को हमने b नाम दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, b। ठीक है, तो b कैसे निकालोगे, ओवरऑल चार्ज को प्लस करोगे तभी तो b आ रहा है। चार्ज को प्लस कर लो, इस पे क्या चार्ज है, 7, इस पे क्या चार्ज है, -x इंटू बी,
माइनस x इंटू बी, ना माइनस x इंटू बी, सॉरी ये n है ना, रुको एक मिनट इसको, ठीक है। ये तो +7 चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है -1 इंटू 6 और ये +1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 क्या है यहाँ, ये है, ये बस 1 क्या है यहाँ, -x 1 क्या है यहाँ, x है, 6 क्या है यहाँ, n है, n है। और 1 क्या है यहाँ, b है, तो b क्या आ गया आपके a माइनस n। तो कुछ नहीं है, चार्ज प्लस कर रहे हो तो उधर वाला चार्ज आ रहा है। अब उसने सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया, उसको a b n x के फॉर्म में दे दिया, ठीक है। सर ये वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब अब तक मैंने इस चीज को नहीं पढ़ा है इसमें कोऑर्डिनेशन, ये वाला पार्ट नहीं है ना एनसीईआरटी में, और ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है देखो। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को पॉज करके करिए। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, इसके लिए आयंस गिवन दैट द स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बीटा 4 नाम दिया है फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस। देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इस बार अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को उसने नाम बीटा नहीं देके बीटा 4 दे दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, किसके बराबर होता है 1/ki। ki क्या होता है अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये क्या है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ki क्या है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये क्या है आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दोनों ही ओवरऑल है, मतलब पूरी रिएक्शन के ही है, स्टेप वाइज नहीं है, ओवरऑल ये दोनों, ठीक है। तो इनवर्स ले लो बस उसका, उसमें क्या है ki क्या आ जाएगा आपके 1/β4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2.1 इंटू 10⁻13 करोगे, क्या आंसर आ रहा है परीक्षा बताना, 4.7 इंटू 2 10⁻⁻14 -14, ये आंसर बस, ये देखो आया हुआ है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है हल्का सा ब्रेन स्ट्राइक करके तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि ये स्टेप वाइज है तो फिर नहीं होगा कुछ, ये ओवरऑल ही है, लेकिन उसने नाम बीटा 4 दे दिया, क्योंकि अगर स्टेप वाइज होते तो उनका नाम क्या होता K1 K2 K3 K4, ये नाम होता, ओवरऑल है तभी तो बीटा नाम है, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑन विच स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स, कौन सा फैक्टर्स है जिन पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिपेंड करेगा, कब स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो उसमें पहला है चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज होना चाहिए, किसकी चार्ज बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे M+3 जो है चार्ज ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कंपेयर टू M+2, ठीक है ना। ये फैक्टर किसके फैक्टर है, फैक्टर ऑन विच स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स, अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है, और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या बताता है, कितने आंसर से टूट जाएगा, कितना अनस्टेबल होगा। तो अगर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ऑन मेटल आयन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर Fe+3 है, वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कंपेयर टू Fe+2।
सेकंड पॉइंट है आपके स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की स्ट्रेंथ। अभी आपको पता है CO स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू NO2 और NO2 स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू वाटर। ये अगर CO है तो उसका कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये CO स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। लिगेंड्स की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा और जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स का होगा स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी is inversely proportional to size. साइज ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर हम, आपको पता है कि इधर से जाते हैं डी ब्लॉक में, है ना, स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। तो अगर इन सबके हम +3 वाले लेते हैं तो साइज का ऑर्डर क्या है, ये बताइए आपको। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है, तो साइज इसकी बड़ी है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ साइज। ये आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो अगर Fe+2 है सेंट्रल मेटल एटम और आयन कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कंपेयर टू Mn+3। फोर्थ थिंग जो है वो है प्रेजेंस ऑफ चिलेशन। प्रेजेंस ऑफ चिलेशन, चिलेशन क्या होता है, चिलेशन मींस रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन, कुछ लिगेंड्स होते हैं जो कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। देखो चिलेटिंग लिगेंड कौन होता है, बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं ना, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। क्या करते हैं, ये रिंग बना लेते हैं। देखो इथाइलिन डायमीन है, शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं, ये एक चिलेटिंग लिगेंड। देखो रिंग बना रहा है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होते हैं। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं, जिनमें चिलेटिंग, जिसमें चिलेशन होता है, मतलब रिंग बनी है। अभी लिखा दूंगा मैं आपको। प्रेजेंस ऑफ चिलेशन, चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन। तो पहले लिखा रहता हूँ मैं इस पर चिलेटिंग लिगेंड्स कौन, चिलेटिंग लिगेंड्स are those
ligands which can form a ring with central metal atom or ion. By giving two or more lone pair. दो और मोर लोन पेयर देगा तभी तो रिंग बनेगी। यहाँ से दिया है इसने, यहाँ से दिया है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं हो सकता, क्यों? तो एक ही देगा तो रिंग कैसे बनेगी? ठीक है ना। तो हमेशा बाइडेंटेड या उससे ऊपर वाले ही चिलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं, क्योंकि ये कौन होते हैं जो रिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ? क्या देखें? बाय गिविंग टू और मोर लोन पेयर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये EN है, EDT है, वो भी क्या है? आपका चिलेटिंग लिगेंड है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या कहलाते हैं? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें चिलेशन हो रहा है वो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ रिंग बन रही है और बाहर से कोई एक्सटर्नल रिएजेंट है, वो प्लेटिनम पे आके अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि रिंग का सामना करना पड़ेगा पहले तो। दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है, प्लेटिनम पे अटैक इतना आसान नहीं है। लेकिन मान लो कोई नेगेटिव आयन आता है तो प्लेटिनम पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तरफ से रिंग है, ये उसको रिपल्स कर देगी, रिपल्शन कर देगा। ठीक है, ये 4th पॉइंट है, लिख लीजिए इसको। ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऐड कर लेना आप कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड में कौन आता है? CO आता है ना। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि ये क्या शो करते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स सिनर्जिक बॉन्डिंग। पढ़िए आपने मेटल कार्बोनल्स पर सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इस कारण से पाई एक्सेप्टर लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है? सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड का एक एग्जांपल है CO। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं हम। करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करिए और करिए। ठीक है ना। तो क्या आंसर आया इसका? बी आंसर आया ना, क्योंकि जो CO है वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, EN भी फॉलो कर रहा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी है, और ये जो Fe है ये सबसे स्मॉल भी है। जितने भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उनमें सबसे स्मॉल भी है। ये बी वाली सब कुछ कैटेगरी पूरी कर रहा है।